हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एटीएस क्लासेस में। लेक्चर नंबर 2 हम लोग का जनरल साइंस का रहने वाला है और लेक्चर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था यूनिट्स। और हमारा जो है अभी चल रहा है टॉपिक जनरल साइंस में फिजिक्स। और मेरे भाई, अगर आप रेलवे एग्ज़ाम्स की इन सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो जनरल साइंस का बहुत ही एक अच्छा वेटेज है। और कम टाइम पे मैं यहाँ आपको कंसेप्ट और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो रेलवे का आए हुए हैं उसको एक साथ वीडियो में लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक तरह से बोल सकते हो संजीवनी है कि कम टाइम पे आपको एक कंसेप्ट भी मिल जा रही है और जो क्वेश्चंस रेलवे में पूछे गए हैं उन सब का भंडार का जो है डिस्कशन भी मिल जा रहा है। तो आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है आपका काइनेमेटिक्स या तो मोशन एंड रेस्ट। इस टॉपिक से जो है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो है रेलवे में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पहले इसलिए कंसेप्ट को जो मैं आपको समझाऊं तो अच्छे से इसको समझना है। और कंसेप्ट को समझने के बाद फिर हम लोग वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि जो प्रीवियस ईयर में जो है रेलवे में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको बहुत ही ईजिली जो है बन जाएंगे। तो अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप रेलवे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो जनरल साइंस में सबसे पहले हम लोग फिजिक्स कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे को कमेंट आ रहा था कि सर आप जो है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, बेसिक साइंस तो हमारा अभी कंप्लीट हो ही रहा है और इंजीनियरिंग जो है वो आपका टेक्नीशियन 1 और एएलपी के लिए सिविल 2 में काम आने वाला है। तो उसमें जो है ईडी का टॉपिक हो गया, ठीक है। और भी जो उसमें टॉपिक्स है वो सारे टॉपिक्स भी मैं कंप्लीट करूँगा। बट बिफोर दैट हम लोग पहले फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को जो है अच्छे से कम टाइम में कंसेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कंप्लीट कर लें, तब कि आपकी प्रिपरेशन जो है धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो चलो, जिन लोगों ने अभी तक यूनिट का जो है नहीं देखा लेक्चर, तो आपको डिस्क्रिप्शन में जो मोर बटन रहता है इसमें वीडियो के नीचे देखना लिखा हुआ रहता है, उस पर क्लिक करना, आपको यूनिट 1 की जो है मिल जाएगी आपकी वीडियो की लिंक। प्लस मैं क्या कर रहा हूँ कि प्लेलिस्ट जो है ना एक अलग से इसका जनरल साइंस रेलवे करके भी एक बना दिया हूँ, उसको जाकर देखना, वहाँ पे सारी वीडियोस आपको एक जगह मिल जाएगी। और कोई अगर वीडियोस में सजेशन या कोई डाउट रहे तो भाई कमेंट सेक्शन में इसको ज़रूर पूछना। चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं भाई काइनेमेटिक्स, और आपने और एक नाम सुना होगा काइनेटिक्स। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत ही आसानी चीज़ से समझेंगे। मान लो कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है। रेस्ट में है कैसे पता चला कि अगर ये ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू टाइम अगर इसकी जो है पोजीशन चेंज नहीं हो रही है, इसका मतलब क्या है कि ये रेस्ट कंडीशन में है। तो जैसे आप इस पर एक एफ फोर्स लगा दिए हो, नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज़ इन मोशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि आप अभी कोई बंदा ये आपका जो यहाँ पे स्टार्टिंग वाला जो ये पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट 1 है, सीन एक पॉइंट, एक सीन 1 है, एक सीन 2 है। तो सीन 1 जो रहेगा वहाँ पे आदमी को क्या दिखेगा कि ये तो भाई रेस्ट में है। सीन 2 में क्या दिखेगा, ये मोशन कर रहा है। लेकिन सीन 2 में क्या उसको पता है कि ये मोशन क्यों कर रहा है, नहीं पता है उसको। लेकिन ये भी आपको पता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो भाई उसकी वेलोसिटी होती है, एक्सेलरेशंस होते हैं, ठीक है, ये सब सारी चीज़ें होती है। तो अब क्या है कि मैकेनिक्स का एक ऐसा ब्रांच जो विदाउट कॉज ऑफ मोशन, मतलब ये ऑब्जेक्ट क्यों मोशन कर रहा है उसको जाने बिना अगर हम इसके बारे में जो स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं क्या, काइनेमेटिक्स। और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि नहीं ये जो बॉडी है मोशन कर रहा है, क्यों मोशन कर रहा है ना, इसमें फोर्स भी लगा हुआ है, तो उस ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स को बोल देते हैं क्या, काइनेटिक्स। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि काइनेमेटिक्स में क्या करते हैं हम लोग, जो डील करते हैं जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा। और काइनेटिक्स में क्या डील करते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है उसका कॉज ऑफ मोशन, कि वो मोशन क्यों कर रहा है, तो वहाँ जो फोर्स वाला जो टॉपिक है वो हम लोग काइनेटिक्स नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। तो काइनेमेटिक्स यहाँ से समझ में आ गया कि ये एक ऐसा ब्रांच है मैकेनिक्स का विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको समझ में ये आ गया कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन करेगी तो भैया उसमें एक्सेलरेशंस होंगे, वेलोसिटी होगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट होंगे, डिस्टेंस होंगे। तो ये सारे टॉपिक यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। अब बात करते हैं क्या, डिस्टेंस। व्हाट इज़ डिस्टेंस। भाई मैंने बोला कि भाई मैं अभी पॉइंट 1 पे हूँ, यहाँ से यहाँ पे हूँ, यहाँ से चल के कुछ इस तरीके से भाई अपना मतलब मैं चल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ 1 से चलना स्टार्ट किया, फिर मैं 2 पे आके मतलब सेम पॉइंट पे आ गया। तो आप बोलोगे यार मैंने इतना चल लिया, तो ये जो आपने चल रहे हो ये क्या आपका एक एक्चुअल पाथ है, ये आपने एक लेंथ को क्या ट्रेवल किया है। तो जो लेंथ होती है एक्चुअल पाथ को, उसको हम लोग डिस्टेंस बोल देते हैं। भले ही आप यहाँ से चलना स्टार्ट किए और वहीं पर आ गए, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। आपने जितना चला, ठीक है, वो एक्चुअल लेंथ जो भी रहेगी उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। समझ में आ रहा है आपको। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग
एक पॉइंट पे यहाँ से चले थे और फिर उसी पॉइंट पर आ जाते हैं, तो एक टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बोलता है कि भाई आपकी फाइनल और इनिशियल पोजीशन की जो आपकी डिफरेंस होती है, तो यहाँ पे देखो फाइनल और इनिशियल पोजीशन की डिफरेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस देखो क्या रहेगा यहाँ पे, एक्चुअल लेंथ जो लेंगे इस पाथ का, तो वो हमेशा भाई पॉजिटिव ही आने वाला है, ठीक है। तो डिस्टेंस बोलेगा कि द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इन अ पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इज कॉल्ड डिस्टेंस, इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। क्योंकि आप थोड़ा सा चलो या कुछ चक्कर लगा के चल रहे हो, जितना भी आप चल रहे हो वो सारा लेंथ आपका जुड़ के बन जाता है डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि आप जहाँ से चलना स्टार्ट करते हो उसको पॉइंट 1 ले लेते हो, और चलते चलते जहाँ पहुँच जाते हो उसको पॉइंट 2 ले लेते हो, और इन दोनों के बीच में अगर डिफरेंस जो होता है उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अगर ये जो पॉइंट 2 है वो अगर सेम पॉइंट 1 पे ही आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है। तो डिस्टेंस जो होती है इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है और इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है। डिस्प्लेसमेंट में आपको समझ में आ गया होगा कि भाई इनिशियल और एक फाइनल पोजीशन को आपको ज़रूरत पड़ेगी, और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, और ये जो है जीरो भी हो सकता है। मान लो कि अब यहाँ से अभी आप यहाँ पे पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आप इधर यहाँ से चलना चालू किए, ठीक है, तो इधर अगर एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओगे तो भाई पॉजिटिव आपकी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू आएगी। उसके बाद अपोजिट चले जाओगे तो नेगेटिव भी आ सकती है, और फिर घूम फिर के सेम पॉइंट पे आ जाओगे तो आपकी जीरो भी आ सकती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द डिफरेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। इट मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। और डिस्प्लेसमेंट जो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर होगी। तो जो मैग्नीट्यूड होगा डिस्प्लेसमेंट का, ये मे और मे नॉट बी इक्वल टू द पाथ लेंथ ट्रेवर्स बाय एन ऑब्जेक्ट। क्योंकि पाथ लेंथ क्या होता है, जो एक्चुअल जो हम लोग ट्रेवल किए हैं, ठीक है, तो ये मान लो यहाँ से यहाँ पर हम ट्रेवल किए और हम चाहते हैं कि ये 1 और 2 पॉइंट दोनों सेम हो गया, तो सेम हो गया तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। लेकिन एक्चुअल लेंथ तो इसमें कुछ है, जब एक्चुअल लेंथ लेने जाएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो उसको डिस्टेंस बोल देंगे हम लोग। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जो हमेशा लेस देन डिस्टेंस से होगा या तो बराबर होगा। ये बराबर कब हो सकता है कि देखो मान लो कि एक ऑब्जेक्ट 1 से 2 यहाँ पे चला, तो इसकी एक्चुअल लेंथ लो चाहे इसका जो डिफरेंस लो, ये दोनों ही क्या होंगे, एक्चुअल लेंथ लेंगे तो भैया उसको डिस्टेंस बोलेंगे, और दोनों पॉइंट का डिफरेंस लेंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। इस कंडीशन में जो है, जो ये ऑब्जेक्ट कोई अगर चला होगा 1 से 2, तो डिस्प्लेसमेंट और आपकी जो उसकी डिस्टेंस है, ठीक है, वो दोनों ही बराबर होगी। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हमारा स्पीड टर्म आ गया, ठीक है। तो स्पीड क्या बोलता है, इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग बॉडी इन ए पर यूनिट ऑफ टाइम। मतलब स्पीड जो होती है इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो जब डिस्टेंस आपकी कौन सी क्वांटिटी थी, स्केलर, तो ये भी स्पीड भी आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा। इट इज़ इक्वल टू और ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ये ऐसा क्यों बोलते हैं कि देखो हमें पता है कि स्पीड जो रहती है डिस्टेंस बाय टाइम रहेगी, लेकिन जब वेलोसिटी पढ़ेंगे ना उसमें देखना चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम लिखेंगे, और चेंज इन डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्टेंस के बराबर अगर हो जाएगा तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों ही बराबर होगी। और हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्टेंस से कम भी हो सकता है, तो उस कंडीशन में जो आपकी स्पीड है वो वेलोसिटी से ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपकी इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू, वेलोसिटी की या तो बराबर होगा या तो उससे ज़्यादा होगा। स्पीड कभी भी कम नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जो डिस्टेंस है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से या तो ज़्यादा होता है या तो कम उसके बराबर होता है, ठीक है। अगर हमको एवरेज स्पीड निकालने के लिए बोलेगा तो कैसे निकालोगे, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो भी आपका ऑब्जेक्ट किया हुआ है किसी भी टाइम इंटरवल में, उसको डिवाइड कर दो टोटल टाइम से, ठीक है। तो यहाँ से इस फॉर्मूले से आपको एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि इफ़ द बॉडी कवर्स फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, मतलब मान लो कि टोटल डिस्टेंस इस तरीके यहाँ से यहाँ एक्स है, तो आधा डिस्टेंस को मान लेते हैं, यहाँ पे आधा अगर पड़ रहा है x/2 और ये भी आपका x/2 है, तो ये बोल रहा कि जो आधा डिस्टेंस है वो ट्रेवल यहाँ से यहाँ v1 वेलोसिटी से ट्रेवल किया और यहाँ से यहाँ पे v2। तो बताइए कि एवरेज स्पीड क्या हो गया। तो आप एवरेज स्पीड जानते हो कि भाई क्या होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। तो टोटल डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ कितना x है, अपॉन क्या लिखते हो, टोटल टाइम। तो टाइम इक्वल टू यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि भाई डिस्टेंस अपॉन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन आधा, आधा के लिए देखेंगे तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो x/2, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इसके लिए भी आधा के लिए, फिर इसके लिए भी, इस पार्ट के लिए भी डिस्टेंस बाय स्पीड। तो भाई इस तरीके से जब इसको सॉल्व करोगे तो एवरेज स्पीड आपको यहाँ पे इस तरीके से निकलने वाला है, ठीक है। चलो वेलोसिटी देखते हैं मेरे दोस्त। अभी जैसे आपने देखा कि डिस्टेंस जो होती है वो स्पीड जो होती है वो डिस्टेंस बाय टाइम होती है, लेकिन जो वेलोसिटी होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट का जो रेट होता है उसको हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं, ठीक है।
तो आपको समझ में ये आ गया होगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम होती है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेलोसिटी क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी होगी। इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव। वेलोसिटी जो है आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुआ, और ये निगेटिव भी हो सकती है, और आप समझो जीरो भी हो सकती है वेलोसिटी का, जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा। तो एवरेज वेलोसिटी का फंडा भी वही है, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर देना, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपन टोटल टाइम। जो भी मैं यहाँ पे आपको यार लेक्चर में करवा रहा हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके नोट्स जो मैं जरूर बना लेना, क्योंकि ये आपके बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले हैं, ठीक है। अब नोट यहाँ पे क्या है, इफ़ ए बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ, कोई मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, और वो जो है इस सर्कुलर पाथ में यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है। देन आफ्टर कंप्लीटिंग वन कंप्लीट साइकिल, जैसे यहाँ से उसने चलना स्टार्ट किया, फिर चलते चलते इसी पॉइंट पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, तो उसकी एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, जीरो हो जाएगी। यही समझाने की कोशिश यहाँ पे किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आता है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब एक जैसा वेलोसिटी कब रहेगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी रहने वाला है जब जो है ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि मान लो कि 0 से 1 2 3, ठीक है, ये मान लो टाइम का कुछ इस तरीके से ग्राफ है, और इधर हमें डिस्प्लेसमेंट का, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट एक्स रखता हूँ, ठीक है। तो और इसको कुछ स्ट्रेट लाइन इस तरह से मैंने बना दिया, और मैं यहाँ पे क्या देखने वाला हूँ कि जब मैंने देखा कि 0 से 1 सेकंड, ठीक है, 0 से जब मैं यहाँ पे 1 सेकंड देख रहा हूँ, उस टाइम में अगर डिस्प्लेसमेंट देखता हूँ, ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने ग्राफ को थोड़ा छोटा बड़ा कर दिया, इसलिए आपको दिख रहा होगा। और फिर 1 से 2 में ये जो डिस्प्लेसमेंट इसको देखता हूँ, 2 से 3 में ये जो डिस्प्लेसमेंट ये देखता हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ देखो 3 इंटरवल है, 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 टाइम के इंटरवल होते हैं, और हर टाइम इंटरवल में अगर ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये तीनों अगर बराबर रहेंगे तो इसको बोलेंगे क्या, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक ग्राफ आपको बहुत अच्छा सा समझना चाहिए कि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ अगर बनाने के लिए बोले डिस्प्लेसमेंट एक्स और टाइम के टी के बीच में, तो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, एक्स क्या डिस्प्लेसमेंट। अगर यही चीज़ अगर यहाँ पे बोला जाए कि जो ग्राफ आप बना रहे हो, इस ग्राफ को कैसे बनाना, इस ग्राफ को आप बनाओ वेलोसिटी और टाइम के बीच में, तो हमें पता है कि वेलोसिटी हमेशा क्या रहने वाला, कांस्टेंट रहने वाला है। क्यों कांस्टेंट रहेगा, कि जब हमारा हर टाइम इंटरवल में 0 से 1 भी 1 सेकंड है, 1 से 2 भी 1 सेकंड है, और डिस्प्लेसमेंट मान लो यहाँ पे 5 मीटर हो रहा था, यहाँ पर भी देख रहा 5 मीटर हो रहा है, यहाँ पर भी 5 मीटर हो रहा था, हर जगह 5 मीटर अगर डिस्प्लेसमेंट है, और टाइम अगर यहाँ पर भी 1 सेकंड आ रहा है, इस इंटरवल में भी 1 सेकंड, इस इंटरवल में भी 1 सेकंड है, तो भाई तो वेलोसिटी क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो ये आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो है टाइम ग्राफ है। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ बनाओगे तो इस तरीके से ये स्ट्रेट लाइन जाएगी, और वेलोसिटी और टाइम के बीच में जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी ग्राफ बनाओगे तो ये जो आपकी ग्राफ है वेलोसिटी की, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल में रहेगी। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया। नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो गया कि अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और रिलेटिव वेलोसिटी की जैसे हम चल रहे हैं तो मान लो आपके सामने से कोई गाड़ी गुजर गई, कोई दूसरा आदमी चल रहा है, तो अगर किसी दो ऑब्जेक्ट की अगर हम लोग वेलोसिटी देखते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी। अगर व्हेन टू बॉडीज आर मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, द स्पीड और वेलोसिटी ऑफ वन, किसी भी एगो का, विथ रेस्पेक्ट टू अनदर, किसी दूसरे के रेस्पेक्ट को देखना चाहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिलेटिव स्पीड। जैसे कि मान लो कि यहाँ पे एक फिक्स प्लेस है, ठीक है, और यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये इसकी वेलोसिटी मान लो कि ए है, इसकी वेलोसिटी वी है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि वेलोसिटी बी विथ रेस्पेक्ट टू ए क्या होगा, ए तो फिक्स है लेकिन बी मूव कर रहा है, तो आप बोलोगे वेलोसिटी बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं किसी का भी रिलेटिव वेलोसिटी। चलो ठीक है, अब स्पीड भी समझ लिए आपने, वेलोसिटी भी समझ लिया आपने, एक्सेलरेशन अब नेक्स्ट समझने वाला है। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है इसको हम लोग बोल देते हैं कि एक्सेलरेशन, इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये इंक्रीज करेगा जब वेलोसिटी अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव होती है। अगर वेलोसिटी अगर डिक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन निगेटिव होती है। और हमेशा याद रखना, जो निगेटिव एक्सेलरेशन होती है उसको एक नया टर्म नाम दिया जाता है, रिटार्डेशन और डी एक्सेलरेशन। आपने, अब मैं पूछूंगा कि आपने कभी एक्सेलरेशन फील किया है। देखो, आप कभी अगर बाइक चलाते हो, ठीक है, और आपका जो एक्सेलरेटर रहता है, इसका नाम ही है, देखो क्या, एक्सेलरेटर, ठीक है। अगर देखना, अगर 60 kmph पे जा रहे हो, ठीक है,
60 के एम पे जा रहे हो, कॉन्स्टेंटली इसको आप स्पीड मेंटेन रख रहे हो, तो मैं बोलूँगा भाई आप अपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे जा रहे हो। लेकिन जैसे 60 से बढ़ा रहे हो, कम कर रहे हो, तो ये क्या हो गया भाई, गाड़ी में आपकी एक्सेलरेशन है, आपकी स्पीड बढ़ रही है, आपकी स्पीड या वेलोसिटी घट रही है। घट रही है तो उसको क्या बोलेंगे, रिटार्डेशन। बढ़ रही है इसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे भाई पॉजिटिव एक्सीलरेशन। ठीक है। अब एक्सेलरेशन इज एन ऑब्जेक्ट इज जीरो कब हो सकता है, जब कोई ऑब्जेक्ट मान लो रुका हुआ है। तो जब भाई रेस्ट में रहेगी, और कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में कब रहता है, जब हम देखते हैं कि भाई टाइम मान लो सुबह 6 बजे इस ऑब्जेक्ट को देखें तो यहाँ पर है, दोपहर को 12 बजे भी देखें तो ये यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये टाइम के साथ अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, तो ये रेस्ट में है। रेस्ट में तो इसकी वेलोसिटी जीरो, और वेलोसिटी जीरो तो ये एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और एक्सेलरेशन जीरो कब हो सकता है, जब कोई भी अगर मान लो ऑब्जेक्ट, जब जैसे मैंने बाइक बोला, बाइक अगर आप 60 के एम जो है कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहे हो, कांस्टेंट स्पीड पे चल रहे हो, उस कंडीशन में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर कोई मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट चलती है, तो वेरी इंपॉर्टेंट इस पॉइंट को याद रखना है कि आप तो उस ऑब्जेक्ट की जो है एक्सेलरेशन क्या रहेगी, जीरो रहेगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो है ये कब आता है, तो अभी मैंने हम लोगों ने देखा यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है कि भैया इक्वल डिस्प्लेसमेंट जो रहता है इक्वल टाइम इंटरवल में। और हम लोग देखा था कि अगर हमको यूनिफॉर्म वेलोसिटी की ग्राफ अगर हमको डिस्प्लेसमेंट और टाइम में बनाना, तो ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन रहता है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का ग्राफ अगर हमको वेलोसिटी और टाइम के रिस्पेक्ट में बनाना, तो ये इस तरीके से स्ट्रेट लाइन रहेगी। ठीक है। तो हमको अब यहाँ पे क्या करना है ना, कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया, ठीक है, और आगे हम लोग समझेंगे कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो होती है उसकी ग्राफ कैसे बनेगी, हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। उससे पहले ये समझ लो कि मोशन और रेस्ट क्या होता है। तो अभी आपको मैंने बार बार समझाया कि अगर किसी भी बॉडी की जो पोजीशन है चेंज नहीं हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेस्ट में बोलेंगे। और अगर पोजीशन जो है चेंज हो जा रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन बोलेंगे। कोई भी पार्टिकल जो रहता है इन रेस्ट डज नॉट हैव द स्पीड एंड एक्सेलरेशन। अभी हमने देखा कि कोई भी अगर पार्टिकल जो है अगर वो रेस्ट में रहे, रुका हुआ रहेगा, तो उसमें स्पीड भी नहीं होता और एक्सेलरेशन भी नहीं होता है। और अगर कोई पार्टिकल इन द मोशन हैज़ इट्स स्पीड एंड ऑल्सो मे हैव सम एक्सेलरेशन हो सकता है इफ़ द स्पीड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो भाई जब कोई बॉडी ऑब्जेक्ट मोशन में रहेगा तो उसमें स्पीड भी रहेगा और एक्सेलरेशन भी रहेगा। एक्सेलरेशन कब आएगा उसमें, जब उसका स्पीड जो है चेंज करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो ये चीज़ समझ में आ गया आपको। देखो अब ये जो स्लाइड आपको यहाँ पे दिख रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे भाई आपकी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, न्यूमेरिकली क्वेश्चंस पूछा गया है, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से याद रखना। बहुत ही सिंपल है, बस ये 3 इक्वेशन याद रखने पड़े। ये 3 इक्वेशन कब बात करते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर अ मोशन ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात कर रहा है, इक्वल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। तो इसमें v इज इक्वल टू लिखा यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 एस। ये 9 क्लास आप सुनते आ रहे हो। तो यहाँ पे v इक्वल टू हो गया फाइनल वेलोसिटी, यू हो गया इनिशियल प्रारंभिक जो आपका वेलोसिटी होती है वो हो गई, ए हो गया एक्सेलरेशन, टी हो गया टाइम, और एस हो गया डिस्टेंस। समझ, ठीक है। अब आपको पता होगा कि अगर आप धरती पर हो, धरती से कोई भी अगर ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो, तो ठीक है, तो उस टाइम जो ग्रेविटेशनल फोर्स जी जो रहता है वो हमेशा नीचे की ओर रहता है। तो ये जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है, जब हम लोग कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं, तो जी को क्या लेते हैं, ऊपर की ओर जब फेंकेंगे तो ये निगेटिव में लेते हैं, और जब वो नीचे की ओर गिरेगा तो जी क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है, अर्थ जो सरफेस होता है उसमें उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये सब क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा गया कि कितनी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है। तो यहाँ पे एक लॉजिक आपको ये समझाना था कि जब ऊपर की ओर कोई ऑब्जेक्ट जाता है तो जी क्या होता है, माइनस होता है, और जब नीचे की ओर जाता है तो जी क्या होता है, ये एक्सेलरेशन पकड़ लेता है तो ये पॉजिटिव होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है ये होती है। तो यहाँ पे देखो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो है v इज इक्वल यू प्लस जी टी, ए की जगह यहाँ पे जी आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी देखो ए की जगह जी आ गया, और यहाँ पे हर जगह प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ए की जगह जब जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिए तो जो है ये जी प्लस में हो गया। ठीक है, और वही चीज़ अगर अपवर्ड में किसी ऑब्जेक्ट की मान लो अगर मोशन रहेगी तो जी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो सारे माइनस वाले टर्म है। ठीक है, इस चीज़ को छोड़ो, अगर लेकिन अगर ये थियोरेटिकली मान लो अगर क्वेश्चंस कहीं पूछ दिया तो ये डायरेक्टली इस डिराइव्ड फार्मूला का यूज़ कर सकते हो कि डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इन nth सेकंड इज, तो ये डायरेक्ट आप इसको यूज़ कर सकते हो।
यहाँ पे तो क्या, इफ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स देन इट विल बी राइज अंटिल इट्स वर्टिकल वेलोसिटी बिकम जीरो देन द मैक्सिमम हाइट। देखो हमेशा याद रखना कि आप अभी सरफेस पे हो, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट इसको ऊपर फेंकने वाले हो, तो जब फेंकोगे तो उस टाइम आपकी वेलोसिटी जो रहेगी यू रहेगी, इनिशियल वेलोसिटी। मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुँच के फाइनल पॉइंट यहाँ पे पहुँच गया, तो उस टाइम इसकी जो फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो उस टाइम अगर हम पूछेंगे कि बताओ कि कितना हाइट जो है ये इस टाइम जो है ट्रेवल किया, ठीक है, कितनी हाइट रहेगी उस ऑब्जेक्ट की, ये थर्ड वाला इक्वेशन तो यूज़ हो जाएगा। वी स्क्वायर इक्वल टू होती है यू स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग बात कर रहे हैं कि जब ये टॉप पॉइंट पे पहुंचेगा उस टाइम इसकी वी इक्वल टू क्या रहेगी, ये जीरो रहेगी, ठीक है, जीरो। यू तो हमें पता है कि इनिशियल वेलोसिटी यू स्क्वायर है प्लस 2 ए, अगर हम लोग इसको ऊपर फेंके हैं तो ए की जगह यहाँ पे माइनस जी हो जाएगा, ठीक है। और एस को अगर हम लोग एच ले लेते हैं तो ये हाइट, हमको ये एच निकालना है, तो ये इधर चला जाएगा। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाएगा। तो ई इक्वल टू 2√2gh, या तो आप यहाँ पे ऐसा कर लो कि h इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाई 2g। तो ये मैक्सिमम हाइट कितना गया है आप यहाँ पर डायरेक्टली इस समझ में आपको यह चीज़ आ रहा होगा, ठीक है। चलो फिर यहाँ पे ग्राफ अभी मैंने आपको समझाया, फिर भी आपको बता देता हूँ कि अगर हमको ग्राफ बनाना है, किस चीज़ के लिए बनाना है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम रहेगा, तो ये क्या रहेगा आपका, आपका इस तरह से स्ट्रेट लाइन रहेगा। यही चीज़ अगर हमको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के टाइम देखो जो है ग्राफ जो यहाँ पे अगर वेलोसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में बनेगा तो ये क्या होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ही होता है क्या, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो ये दोनों ग्राफ से हमें इसका मतलब इस तरह से ग्राफ अगर यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आपको दिख रहा होगा तो इसका मतलब क्या, ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है और ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ही आपका होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। क्लियर है। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, हम चाहते हैं कि मेरा सिस्टम अब क्या करे, एक्सेलरेट करे कोई भी ऑब्जेक्ट, तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में उसकी ग्राफ जो होती है इस तरह से स्ट्रेट लाइन बन जाती है। कोई कन्फ्यूज़ नहीं करना है। ये ग्राफ किस चीज़ का ग्राफ है, ये ग्राफ जो आपकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी की ग्राफ है, ये भी जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी की ग्राफ है, लेकिन यहाँ पे ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में है। और यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ही होता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। और टू डायमेंशनल मोशन का मतलब क्या, इन द मोशन ऑफ अ बॉडी इज डिस्क्राइब्ड इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, टू डायमेंशन, एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में अगर कोई ऑब्जेक्ट का करता है तो। प्रोजेक्टाइल मोशन समझते क्या होता है कि मान लो कि कोई भी अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल को थ्रो कर रहे हो, ठीक है, मान लो थ्रो करते हैं किसी एक एंगल पे, तो वो मान लो एक एंगल पे जब आप उसको थ्रो करते हो ना, तो पहले हवा में रहता है, उसके बाद नीचे आता है। तो जब आप थ्रो करते हो ना तो आप उसको कुछ एक इनिशियल वेलोसिटी यू से थ्रो करते हो, और इसके दो कंपोनेंट आप ले लेते हो। एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेते हो, तो उस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जब आप लेते हो तो मान लो अगर इनिशियल वेलोसिटी यू से इसको फेंके हो तो इधर यू कॉस थीटा आप हमेशा आपको पता होगा, और इसका वर्टिकल में साइन थीटा कंपोनेंट बनता है। तो आप जब इसको फेंकते हो, ठीक है, तो क्या होगा, ये बहुत टाइम तक एक हवा में भी रहता है, नीचे में आने तक यहाँ तक जब ये रहेगा तो वो हवा में जो रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम लोग देखेंगे कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है। उसके बाद ये मैक्सिमम एक हाइट तक भी रहता है, ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट कितना रहता है एच, वो भी देखेंगे। और ये जब आप इसको यहाँ से किसी एंगल से यहाँ फेंकोगे तो ये कितना डिस्टेंस ये ट्रेवल करता है, उसको हॉरिजॉन्टल रेंज बोलते हैं, वो भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में समझने वाले हैं। तो प्रोजेक्टाइल का मतलब ये होता है जब रॉकेट वगैरह कोई भी चीज़ आपको ऊपर की ओर ये किया जाता है तो वो एक उसकी जो मोशन होती है ना वो कुछ इस तरह से थीटा थीटा बना के वो ऊपर की ओर जाता है, ठीक है, और वो बहुत दूर तक जाता है और एक अपना एक हाइट जो है मैक्सिमम हाइट को एक्वायर करता है। एक अपना रेंज जो होता है हॉरिजॉन्टल रेंज जो होता है वो भी रहती है उसकी। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा चीज़ समझने वाले हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन का मतलब ये होता है कि कोई भी अगर हम लोग पार्टिकल को इज प्रोजेक्टेड सो दैट इट मेक्स सर्टेन एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल के साथ जब हम लोग इसको एंगल बना लेता है तो जो मोशन होती है पार्टिकल को उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। और पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल हमेशा याद रखना, ये पैराबोलिक इन नेचर, ये जो पाथ होता है ना, जो पैराबोलिक इन नेचर में होता है, ये डिराइव किया हुआ है, ठीक है। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ यू ऑफ द प्रोजेक्टाइल कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, अभी आपको मैंने दिखाया था, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल में होता है, यू साइन थीटा का वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, ठीक है। अब जैसे मैक्सिमम हाइट क्या होगा, आपने फेंक दिया यू वेलोसिटी के साथ, ठीक है, यू वेलोसिटी, और यहाँ पर ये आके रुक गया, तो ये जो आपकी हाइट होगी ये मैक्सिमम हाइट होगी। इस मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है डायरेक्टली याद रखना, यू स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। तो ये मैक्सिमम हाइट एच मैक्सिमम कब हो सकता है, जब थीटा की वैल्यू जो है 90 डिग्री, क्योंकि साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1, तब एच की वैल्यू अभी आपने देखा होगा हम लोग वहाँ पर डिराइव जब किए थे तो वो यू स्क्वायर बाई
2g आया था। ये कहाँ से हम लोग डिराइव किए थे, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर प्लस 2a से डिराइव किए थे, अगर आपको पीछे वाला स्लाइड याद होगा तो। अब हॉरिजेंटल रेंज क्या होता है, ये वाली रेंज, ठीक है। आपने यहाँ पे फेंकना चालू किया, यहाँ तक पहुँचा तो ये कितना होगा, ई स्क्वायर साइन 2θ/g। और ये हॉरिजेंटल रेंज मैक्सिमम कब हो सकता है, जब थीटा की वैल्यू आप क्या करो 45 डिग्री रख दो। थीटा 45 मतलब 45 × 290 साइन 90/1, 90 डिग्री इक्वल टू 1, तो ये ई स्क्वायर बाई जी आ जाएगा, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितना टाइम तक ये हवा में रहा, तो उसकी जो वैल्यू आती है 2u साइन θ/g। तो इसको भाई इस नोट को इस स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से अपने नोट्स बनाना और एक एक चीज़ करके इसको याद करना, ठीक है। तो यहाँ पे सब वही चीज़ लिखा हुआ है कि भाई मैक्सिमम रेंज जो है कब हो सकती है, जब थीटा को 45 रखो। मैक्सिमम हाइट कब हो सकती है, जब थीटा को 90 रखो, ठीक है। द हॉरिजेंटल रेंज इज द सेम व्हेन द बॉडी इज प्रोजेक्टेड एट थीटा 90 माइनस थीटा। देखो जैसे हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं थीटा से या तो 90 माइनस थीटा, तो जब हम इसको रिजोल्व करोगे इधर cos 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 माइनस थीटा जो है इसको जब रिजोल्व करोगे तो 90 माइनस थीटा जो होता है cos की जगह साइन हो जाता है, साइन की जगह cos हो जाता है, वो बराबर ही आता है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि व्हेन बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रीली, मान लो यहाँ पर ये आपकी अर्थ है, यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप कर रहे हो फ्रीली, गिरा के छोड़ दे रहे हो फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर एंड अनदर बॉडी इज प्रोजेक्टेड, और यहाँ से क्या आपके हॉरिजेंटली प्रोजेक्टेड कर रहे हो, तो ये दोनों ही जो ग्राउंड में आएंगे ना वो सेम टाइम पे आने वाले हैं। या तो व्हेन टू बॉल्स ऑफ डिफरेंट मासेस आर प्रोजेक्टेड हॉरिजेंटली दे विल रीच, मतलब यहाँ से अगर दो, एक m1 मास है एक m2 है मास है, ठीक है, यहाँ से प्रोजेक्ट करोगे, ठीक है, ग्राउंड से, तो वो सेम टाइम पर ही जो है कहाँ पे आने वाली है, अर्थ पे आने वाली है, ठीक है। ये प्रोजेक्टाइल का अपना गेम है। अब सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है अलोंग ए सर्कुलर पाथ, इट्स मोशन को हम लोग बोल देते हैं सर्कुलर मोशन। और जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करती है, ठीक है, तो देखना इसका डायरेक्शन हमेशा चेंज होते रहता है। डायरेक्शन क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है। अब नोट में क्या है, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग ए सर्कुलर पाथ विद यूनिफॉर्म स्पीड, अगर उसकी स्पीड यूनिफॉर्म भी हो तो इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इट इज़ एक्सेलरेटेड इवन इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी इज कांस्टेंट, मतलब स्पीड भले ही कांस्टेंट रहेगा लेकिन वो एक्सेलरेट क्यों कर रहा है, क्योंकि हमेशा इसकी जो डायरेक्शन है भैया वो चेंज हो रही है, ठीक है। और जो सैटेलाइट होता है जो अर्थ के चारों तरफ जो घूमती है वो हमेशा एक्सेलरेट करती रहती है, क्योंकि वो भी सर्कुलर मोशन आप बोल सकते हो जो है तरह से ट्रीट किया जाता है उसका कंसेप्ट। द एक्सेलरेशन इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर एंड इज गिवन बाय, तो इसको बोलते हैं ए इक्वल टू बी स्क्वायर बाई आर, जहाँ पे ए को बोला जाता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आते हैं हम लोग सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को। यहाँ हम लोगों ने सारा चीज़ जो है कि किस करके समझ लिया भाई, काइनेमेटिक्स समझा, डिस्टेंस समझा, डिस्प्लेसमेंट समझा, स्पीड समझे, वेलोसिटी समझे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस किया, मोशन और रेस्ट के बारे में डिस्कस किया, इक्वेशन ऑफ मोशन वेरियस जो होते हैं ये सब सारा डिस्कस किया, ग्राफ के बारे में डिस्कस किया, प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में डिस्कस किया, मैक्सिमम हाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में डिस्कशन किया, सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस किया। अब बारी आ गई कि आपने कितना अच्छे से लेक्चर को सुना हुआ है, ये सारे ही देखो ये एग्ज़ाम में आ चुके हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसको आप अच्छे से करो, ठीक है। देखो क्वेश्चन 1 क्या पूछा गया है कि इफ़ ए बॉडी टेक्स t सेकेंड टू गो ऑन राउंड सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर द वेलोसिटी। देखो मान लो ये सर्कुलर पाथ है और ये पूरा सर्कल को एक पाथ मतलब कंप्लीट करने के लिए टाइम t और वेलोसिटी v ले रहा है, तो और रेडियस इसकी r है, तो बताओ वेलोसिटी v इक्वल क्या होता है। तो वेलोसिटी v इक्वल क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। तो ये पूरा जब कंप्लीट चक्कर लगाता है तो डिस्टेंस कितना हो जा रहा है 2/πr इंटू टी, ठीक है। तो ये 2πr/t जो हो जाएगी इसकी वेलोसिटी v आ जाएगी। क्लियर है, आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। द टेंडेंसी ऑफ अनडिस्टर्ब्ड ऑब्जेक्ट टू स्टे एट रेस्ट और कीप मूविंग विथ द सेम, मतलब कोई भी जो है ऑब्जेक्ट जो होती है अनडिस्टर्ब, उसको अगर आप डिस्टर्ब नहीं करोगे तो वो रेस्ट में रहेगा, और अगर उसको मूव कर रहा है तो वो मूविंग विद द सेम, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। इनर्शिया जो है ऐसा चीज़ होता है, हमारा ही जो बॉडी है अगर एक जगह रहेगा तो एक ही जगह रुका हुआ रहना चाहेगा, और वो मोशन में करेगा तो मोशन ही करना चाहेगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दोस्त, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस व्हेन अ बॉडी परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है करता है तो क्या चेंजेस होती है,
ना उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। ये चीज़ मैंने आपको भी बताया था। इफ़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए कार देकर रखा हुआ एंड द फाइनल वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, देन द एक्सेलरेशन क्या होने वाला है। देखो तो v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी कितना 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल वेलोसिटी 5 देकर रखा हुआ। हमें निकालना क्या है भाई, एक्सेलरेशन a निकालना है और टाइम देकर रखा 5 सेकेंड। तो ये 10 माइनस 5 हो जाएगा, ये 5 नीचे में आ जाएगा, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल कर आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। इसके लिए इसका आंसर हो जाएगा डी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको, एक्सेलरेशन बोलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखो क्या है कि अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, राइजेस टू हाइट ऑफ 80 मीटर एंड रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 7 सेकेंड ऑफ मोशन विल बी। ठीक है। तो भाई मेरे, आप जब भी आपको ये सब सारा चीज़ नहीं समझ में आया तो ये 3 इक्वेशन को याद रखना। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू ई यू स्क्वायर प्लस 2as, और s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 7 सेकंड, मतलब आपको s निकालने के लिए बोल रहा है। लेकिन अब आपके पास है क्या है ना, आपके पास सिर्फ हाइट जो ट्रेवल किया है वो दिया हुआ है और टाइम आपके पास t दिया हुआ है। a तो पता है कि अगर वो उसको अपवर्ड फेंकेंगे तो a इक्वल टू माइनस जी आ जाएगा। ठीक है। और तो इस कंडीशन में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको u निकालना पड़ेगा। ठीक है। तो u निकालेंगे तो कहाँ से निकलेगा, देखो इस वाले फॉर्मूले से निकल के आ जाएगा u कैसे निकलेगा। यहाँ पे हमें पता है कि जब वो 80 मीटर यहाँ पे ऊपर पहुँचा होगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी v क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। तो v 0 यू स्क्वायर प्लस 2 a, तो a मतलब माइनस जी, तो माइनस जी का वैल्यू अभी हम 10 लेके चलते हैं। ठीक है। और s का वैल्यू देखो यहाँ पे दे के रखा हुआ, कितना दे के रखा हुआ, s हाइट 80 मीटर। ठीक है। इसको चलो सॉल्व करते हैं तो u इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट, ये माइनस में इधर जाएगा तो 2 इंटू 10 इंटू 80। अभी 8 दूनी 16 तो 4 और ये 2 जीरो तो 1 जीरो बाहर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी आ गया 40। अब s के जगह हम लोग निकाल रहे हैं s इज इक्वल टू यू, तो u आपने 40 तो निकाल लिया। ठीक है। प्लस हाफ 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 कर लिया आपने। उसके बाद ए तो भैया माइनस में रहेगा, माइनस जी, तो -10 इंटू टी स्क्वायर, टाइम देकर रखा 7 सेकेंड, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। ठीक है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा देखो, यू इक्वल टू कितना देकर रखा आपने, एस इज इक्वल टू होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टाइम टी भी तो आएगा इसमें, तो 40 इंटू 7 आएगा। तो 40 इंटू 7 280 माइनस 490, और ये आ जाएगा, इसको जब आप करोगे तो 245। अब इसको जब डिफरेंस जब निकालोगे तो ये आ जाएगा 35 मीटर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर है। इसमें देखो अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद वेलोसिटी, अब मतलब इनिशियल वेलोसिटी, अब यहाँ पे यू देखो दे कर रखा हुआ, इस क्वेश्चन में आपको यू निकालना पड़ा था, इसमें दे कर रखा हुआ। देन व्हाट विल द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 6 सेकंड। अब देखो सेम फंडा है, कुछ नहीं करना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो ये अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकी हो तो ए की जगह माइनस जी आएगा। ठीक है। जी देखो यहाँ पे बोल दिया कि 10 लेके चलना आपको। ठीक है। यू देके रखा हुआ 40, क्लियर है, और हाफ ए टी स्क्वायर, ए भी आपको पता चल गया, -10 हो जाएगा, टी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर, इसको सोल्व करना और देखना आंसर आ जाएगा आपका, ये आएगा इसका। ठीक है। तो इस तरीके से देखो किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, अगर कंसेप्ट क्लियर होंगे तो तुरंत क्वेश्चन बन जाएंगे। व्हाट विल बी द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन फोर्स ऑफ 21 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट। जब किसी ऑब्जेक्ट में अगर हम लोग 21 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो उसमें एक्सीलरेशन कितना होगा, मास कितना 3 kg। तो ये हम लोग फोर्स जब पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। फोर्स इक्वल होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स से 21, मास हो गया आपका 3 kg, तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकल के आ जाएगा आपका 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। अब चलो इस क्वेश्चन को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है। उसके पहले हम लोग और आगे जो है वो चीज़ देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन 11, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी जो होता है चेंजेज और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए स्ट्रेट लाइन। मतलब कि अगर कोई जो है अगर आपके पास क्या है और मतलब कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो अगर वो रेस्ट में है या कोई अगर उस मोशन में है तो उसका स्टेट जो होता है कैसे चेंज होता है। ठीक
ठीक है। तो भाई फोर्स जब लगाओगे तभी वो चीज़ जो है, अगर इनर्शिया अगर रेस्ट में है तो वो चेंज कब होगा, जब हम फोर्स लगाएंगे। तो वही फिजिकल क्वांटिटी का नाम पूछा तो उसका नाम है फोर्स, आंसर बी। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। इस पे क्या है क्वेश्चन तर, इफ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड इज यू देकर रखा हुआ 40 मीटर पर सेकेंड, देन द टाइम टेकन फॉर द फोर है FOR, ठीक है, फॉर द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाइएस्ट पॉइंट विल बी। तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू होता है U+AT और V² इक्वल टू U² प्लस 2AS, पढ़े हो। तो जब वो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो V क्या हो जाएगी भैया ना, 0 हो जाएगा। तो अब बचा U² और G के A की जगह यहाँ -G आएगा तो ये 2G, S की जगह H लिख दो, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट मतलब हमको H निकालना है। U² देखो 14 का स्क्वायर देकर रखा हुआ, 2 × G देकर रखा हुआ। जब इसको सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करके देखना, इसका आंसर आ जाएगा 1.43 सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 13 का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इसको अभी छोड़ देते हैं। 15 देखो, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये होती है वैल्यू आपकी, अभी आपको मैंने बताया है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग रिटार्डेशन बोलते हैं, ये ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होता है, ठीक है। कि अगर वेलोसिटी पॉजिटिव हो गई तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, और वेलोसिटी अगर नेगेटिव हो गई तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन छोड़े थे, क्वेश्चन नंबर 14 और आपका एक क्वेश्चन नंबर 10। तो भैया क्वेश्चन नंबर 14 और 10 मैंने इसलिए छोड़ा ताकि इन 2 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में जितना भी मैंने आपको फॉर्मूलाज बताया है उस पर थोड़ा सा दिमाग लगाना, उसके बाद जो है इसको सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में बताना। अगर नहीं बनते हैं ये दोनों क्वेश्चन तो वो भी कमेंट करना, अगर नहीं भी करोगे तो मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दूंगा। तो इस तरीके से जो है हमारा मोशन या काइनेमेटिक्स या रेस्ट जो टॉपिक है वो सबका क्वेश्चन थ्योरी के साथ कंप्लीट हो चुका है। अगला चीज़ हम लोग वहाँ पे जब पढ़ेंगे तो फोर्स जो है वो रहेगी, और इस टॉपिक से भी जो है बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर भी कोई अगर मन में आपका डाउट हो मेरे दोस्त, और कुछ जो मैंने 2 क्वेश्चंस अभी पूछा था उसका कमेंट में ज़रूर उसका आंसर करना, ठीक है। और कोई सजेशन और वीडियो लेक्चर्स को लेके उसके लिए भी ज़रूर कुछ सजेशन देना, और लगे वीडियो की यार नहीं ये सारी चीज़ें काम की है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।